सभी को प्यार भरा राधे राधे। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों का स्तर सरल से कठिन की ओर होगा। हालांकि आज यह पहली प्रैक्टिस सेट है, इसीलिए हम कुछ ही प्रश्नों को रखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि प्रश्नों को बढ़ाएं या इतना ही रहने दें। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि नीचे की ओर निष्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स वुड, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर फिलिप हर्टॉग, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मैकाले। देखो, जो निष्पंदन सिद्धांत होता है, निष्पंदन सिद्धांत डॉक्टर लॉर्ड मैकाले ने दिया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप बीटीसी के पेपर में एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन कहे उसी का उत्तर लिखो। ये ना रखो कि हम 2-3 पेज लिखेंगे इसीलिए हमें ज़्यादा नंबर मिलेगा। नहीं, अगर 2-3 पेज लिखेंगे, अगर वो क्वेश्चन एक ही नंबर का है तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप 2-3 लाइन लिख दीजिए, इनफ है बीटीसी में। बीटीसी का पेपर बहुत सरल आता है, कठिन नहीं आता है। बस करना क्या रहता है, जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आती है हम उसको 2-3 बार पढ़ लें तो दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन कहता है दूसरा, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास क्या थे? क्वेश्चन का मतलब ये है कि चार्ल्स ग्रांट ने शैक्षिक प्रयास के लिए क्या क्या प्रयास किया था, है ना। ऑप्शन नंबर ए भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, बी कह रहा है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, सी कहता है आ और बी दोनों, या फिर अब डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, उपयुक्त में से नहीं तो ऐसा कोई है नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चार्ल्स ग्रांट ने शैक्षिक प्रयास के लिए बहुत प्रयास किया था। वो क्या क्या था? भारत में विद्यालयों की स्थापना करना उसका मुख्य प्रयास था, और बी दूसरा ये था कि भारत में विद्यालय की स्थापना करके हम जो शिक्षा प्रदान करेंगे वो अंग्रेजी माध्यम द्वारा होगा। ये चार्ल्स ग्रांट का उद्देश्य था, है ना। तो शैक्षिक प्रयास क्या क्या थे? भारत में विद्यालयों की स्थापना करना, और दूसरा था अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ये फिर ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, और आ और बी दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, आ और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व क्या हैं? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम एक है, उसके जो चौथा अध्याय है उसमें कुछ शिक्षक के दायित्व दिए गए हैं। उन्हीं दायित्वों को हमें ऑप्शन में पढ़ना है, जो सही होगा उसको हम सही लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, बी है पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, ऑप्शन सी है प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखो, ऐसा ही क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में भी आता है। हम कुछ पॉइंट जैसे लिखेंगे तो हमें नंबर ज़्यादा मिलता है। ठीक है, हम कुछ आपको ट्रिक भी बताते चलेंगे जिससे आप अच्छा मार्क्स ज़रूर पाएंगे। हमेशा जब क्वेश्चन आया करे तो पेज को भरिए नहीं, आप पॉइंट बना बना कर लिखेंगे। वो 6 पॉइंट लिखेंगे या 6-7 पॉइंट लिखेंगे तो भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। हाईलाइटेड हो पॉइंटेड, दूसरा आप ब्लैक स्केच, और जो आप लिखें जो टॉपिक होता है उसको ब्लैक स्केच द्वारा हेडिंग करिए, उसको पटरी स्केल का प्रयोग करिए, राइटिंग अच्छी कोशिश करिए लिखते समय बने। हालांकि अगर ख़राब भी बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका उत्तर सही है तो पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व क्या क्या हैं? पहला तो ए है जो नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना। बिल्कुल, शिक्षक को नियमित समय में नियमित अंतराल में ज़रूर पहुंचना चाहिए। मतलब जो समय सारणी हो, रेगुलर जो है कि हाँ 9 बजे स्कूल में पहुंचना है तो आप 9 बजे ही पहुंचें। ये नहीं कि जब लंच हो जाए तब शिक्षक पहुँचे, तब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी कह रहा है पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, बी भी एकदम सटीक सही है। क्या सही है कि पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाएं, जैसे जिस महीने में जितनी अध्याय पूरा करना है आप उसको पूरा कर दीजिए। ये नहीं कि जब वार्षिक या जो महीने वाला एग्ज़ाम होता है तब आप एक ही दिन में पूरा सिलेबस पूरा कर दें, ऐसा नहीं। नियमित समय में
पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पढ़ाना है और फिर निर्धारित समय में उसको पूरा कर देना, फिर उसके बाद पेपर करा लो। ऑप्शन सी कह रहा है प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना। बिल्कुल, सतत और व्यापक मूल्यांकन ही यही है कि सतत मूल्यांकन का मतलब ये होता है कुछ समय के अंतराल के बाद आप परीक्षा करवाएं। जैसे प्राथमिक स्तर पर पाठ पढ़ाने के बाद एक टॉपिक लिखा रहता है कि कितना सीखा, है ना, तो वो हो गया सतत मूल्यांकन। कुछ आपने पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाने के बाद उसका आपने आकलन कर लिया। किस प्रकार आकलन किया? सतत द्वारा, है ना। और व्यापक मूल्यांकन वो होता है कि विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करना, ये हो गया व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका कुल मिलाकर ए बी सी दोनों सही, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि उड का घोषणा पत्र किस वर्ष है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उड के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। एक से दो क्वेश्चन इसके बारे में जरूर आता है ना। तो उड का घोषणा पत्र 1854 में आया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उड का घोषणा पत्र कब आया था? उड का घोषणा पत्र 1854 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरास की समस्या से क्या आशय है? ए, कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बी है बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, या ऑप्शन नंबर सी बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चे का गांव छोड़कर शहर चला जाना। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में आया भी है, बना के भी आया हुआ है। जैसे परिभाषाएं कुछ दे दी जाए और फिर उसका पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये हरास की समस्या से क्या आशय है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना। ठीक है, ये होता है हरास की समस्या। जैसे कुछ समय तक बच्चे विद्यालय आए, उनको ठीक तरीके से ट्रीट ना करते बच्चे, इसीलिए बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हरास की समस्या ना उत्पन्न हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो वही क्वेश्चन है लेकिन ये घुमा के पूछा है। देखिए हमने बोला है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हरास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में, कोई भी उसकी अवस्था हो, लेकिन अगर प्राथमिक शिक्षा का ग्रहण करने आया है, अगर वो बीच में चला जाता है तो उसको हरास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पटेल्स एक्ट संबंधित है। देखो हम क्वेश्चन बहुविकल्पीय तो लिए हैं लेकिन हमने उन्हीं क्वेश्चन को टच किया है जो आपका अति लघु उत्तरीय से भी संबंधित हो। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो बार बार हमेशा आपको प्रश्न पत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पटेल एक्ट क्या है? पटेल एक्ट निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से है, या फिर ऑप्शन नंबर बी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से है, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से, या फिर ऑप्शन नंबर डी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो पटेल एक्ट संबंधित है ऑप्शन नंबर सी से प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक एवं परिणात्मक वृद्धि से। पटेल एक्ट किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से, ना कि ऑप्शन नंबर ए और बी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पटेल एक्ट किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की? यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की? ऑप्शन नंबर ए पटेल समिति ने, ऑप्शन नंबर सी आचार्य राममूर्ति समिति ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी एनसीईआरटी कार्यदल ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों ने। देखो इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त तीनों ने। जो यशपाल समिति से जो पहले कार्य किया था कि छात्रों पर पढ़ाई का बोझ ना आए, ठीक है, इसकी चिंता किस समिति ने की थी? तो इसकी चिंता पटेल समिति ने भी की थी, एनसीईआरटी के कार्यदलों ने भी किया था, ऑप्शन नंबर सी आचार्य राममूर्ति समिति ने भी किया था। ए बी सी तीनों सही, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन किसे कहते हैं? देखो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है।
हमेशा आता भी है कि हंटर कमीशन किससे कहते हैं, तो हंटर कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना। हंटर कमीशन किसको कहते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी है। किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई, तो जो कम अहमियत दी गई है वो तीनों शिक्षा में दी गई है, बौद्धिक शिक्षा में भी, वैदिक शिक्षा में, ब्रिटिश शिक्षा में, इसलिए आप उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी को राधे राधे।